अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन टैक्सेशन एंड डीसीएफ इस पे बात हुई। हमने टैक्सेशन को डीसीएफ में कैसे हैंडल करना है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, इन तमाम चीज़ों पे बात हुई। तो कोई पॉइंट लास्ट लेक्चर से, कोई चीज़ आपके जहन में पेंडिंग हो जिस पे आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो? अच्छा जी, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। आल्दो इस चैप्टर में थोड़ी सी डिस्कशन रहती है, लेकिन उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो चूँकि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन का रेफरेंस से डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमें किस तरह टेस्ट हुआ हुआ है। चूँकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें से हमें 15-18 नंबर का सवाल आना ही आना है इस टॉपिक पे, तो इसलिए हम विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चन, क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन इन दिस एरिया। एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड। अच्छा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, हमेशा सवाल को हम रिक्वायरमेंट से ही पढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट है इसकी, डिटरमिन द सेल स्ट्रेटजी विच मैक्सिमाइजेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, इग्नोर टैक्सेशन इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें गालबन सेल स्ट्रेटजीज दो दी गई हैं और हमसे कहा गया बताइए सेल स्ट्रेटजी जिस पे कंट्रीब्यूशन की पीवी मैक्सिमाइज हो रही है, वो बताइए क्या है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन, उसका पार्ट बी को बाद में देख लेंगे। लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन with a maximum output of 200,000 units per annum in order to manufacture a new toy. Market research undertaken for the company indicated a link between selling price and demand, and the research agency involved has suggested two sales strategies that could be implemented as follows. Strategy number 1 or 2, sale price in current terms 8 रुपये 7 रुपये, सेल्स वॉल्यूम इन फर्स्ट ईयर 1 लाख 1,10,000, एनुअल इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट ईयर 5%, 15%। ये दो सेल्स स्ट्रेटजीज हैं, हम इस पे चलें या इस पे चलें। द सर्विसेज ऑफ द मार्केट रिसर्च एजेंसी हैव कॉस्ट 75,000 एंड दिस अमाउंट हैज येट टू बी पेड। लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड expects economies of scale to reduce the variable cost per unit as level of production increases. When 100,000 units are produced in a year, the variable cost per unit is expected to be ₹3 in current term. जहाँ पे जैसे ही सवाल में करंट टर्म्स या रियल टर्म का जिक्र आ जाए, बी प्रिपेयर्ड, इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आने वाली है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। For each additional 10,000 units produced in excess of 100,000 units, a reduction in average variable cost per unit of 0.05 rupees is expected to occur. The average variable cost per unit when production is between 1,10,000 units and 1,19,999, for example, is expected to be 2.95 in current term. And the average variable cost per unit when the production is between 1,20,000 units and 1,29,999 is expected to be 2.9 in current term, and so on. The new machine would cost 16 lakh and would not be expected to have any salvage value at the end of its life. Operation of new machine will cause fixed cost to increase by 110,000 in current term. Inflation is expected to increase these costs by 4% per annum, and annual inflation on selling price and unit variable cost is expected to be 3% per annum. The company has average cost of capital of 10% in money, your nominal term. Determine the sales strategy which maximizes the present value of total contribution. अच्छा जी, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन मेजर करना है दोनों स्ट्रेटजीज में। इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है,
that is the life, at the end of its 5-year life. ये ज़रा टाइपो है, यहाँ को ठीक कर लीजिए इस क्वेश्चन में. दिस इज अ टाइपो. एट द एंड ऑफ इट्स 5-year life. 5-year life है तो 5 साल लाइफ पे हमने इसको असेस करना है. 2 सेल्स स्ट्रेटजीज हैं, हमने देखना है कौन सी सेल्स स्ट्रेटजी की कंट्रीब्यूशन की पीवी मैक्सिमम है. अच्छा जी, पीवी डिस्काउंटिंग का सवाल है, इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है रियल और नॉमिनल क्या अप्रोच चलेगी यहाँ पे. तो जनाब कौन सी अप्रोच चलेगी, रियल अप्रोच, नॉमिनल अप्रोच? वाई नॉमिनल? देयर आर 2 इन्फ्लेशन रेट्स इन्वॉल्व. टैक्सेशन तो नहीं है इस सवाल में, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 2 हैं इस सवाल में. एक है फिक्स्ड कॉस्ट की इन्फ्लेशन 4% और दूसरी है प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन 3%. सो 2 इन्फ्लेशन रेट्स आ गए, तो इसका मतलब ये सवाल नॉमिनल अप्रोच से होना है. नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी नॉमिनल टर्म में हमें दी गई है, तो नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना है. अच्छा, जब हम फॉर्मेट पे चलते हैं, हमें स्ट्रेटजी नंबर 1 के तहत सालाना कंट्रीब्यूशन 5 साल का बनाना है, उसकी पीवी लेनी है. स्ट्रेटजी नंबर 2 के तहत सालाना कंट्रीब्यूशन 5 साल का, फिर उसकी पीवी. तो जैसे कि हमने पहले डिस्कशन की थी कि हमें प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है रियल टर्म में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है रियल टर्म में, और फिर दोनों का प्राइस का भी और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट भी सेम है. ऐसे ही है, 3% है दोनों का इन्फ्लेशन रेट. तो इंस्टेड के हम प्राइस को इन्फ्लेट करें पहले, फिर वेरिएबल कॉस्ट को इन्फ्लेट करें, हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकाल लेंगे, फिर उसको इन्फ्लेट कर लेंगे. ठीक है, तो हम स्ट्रेटजी नंबर 1, स्ट्रेटजी नंबर 2 दोनों के तहत कंट्रीब्यूशन सालाना कैलकुलेट करने जाएंगे और फिर उस कंट्रीब्यूशन की पीवी लेंगे. तो स्ट्रेटजी 1 एंड 2, तो हम ये पेज के 2 हिस्से कर लेते हैं जी अपने पास. 5 साल का कंट्रीब्यूशन बनाना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और उसमें स्ट्रेटजी 1 को डील करने जा रहे हैं. स्ट्रेटजी 1 का डेटा क्या है, प्राइस 8 रुपये पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये है अगर आपकी प्रोडक्शन 1,09,999 तक रहती है. जैसे ही प्रोडक्शन 1,10,000 पे जाएगी, उससे बढ़ेगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2.95 पे आ जाती है. सारा डाटा रियल टर्म में है. चूंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक वॉल्यूम से है, तो हम सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम जरा अपने सामने ले आते हैं. सेल्स वॉल्यूम हमारा क्या है, हमें बताया गया है स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमारा सेल्स वॉल्यूम पहले साल 1 लाख है और इसके बाद इसमें 5% पर एनम ग्रोथ है. ग्रोथ इसमें 5% पर एनम है. इसके साथ से सेकेंड ईयर हमारी सेल्स क्या होंगी, 1,05,000. थर्ड ईयर 1,10,250. फोर्थ ईयर 763 और 5वें साल 1,21,550. लीजिए जी, अगर हम स्ट्रेटजी नंबर 1 के साथ चलें तो हमारी सालाना सेल्स वॉल्यूम की फिगर क्या होंगी और हमारी प्राइस पर यूनिट रियल टर्म में क्या होगी. वो तो रियल टर्म में तो 8 रुपये ही है ना स्ट्रेटजी 1 की प्राइस. और अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करूं, वो भी रियल टर्म में, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी, ईयर 1 में 3, ईयर 2 में स्टिल 3, ईयर 3 में 2.95, बिल्कुल ठीक है, ईयर 4 में 2.95, ईयर 5 में 2.9. ठीक हो गया जी. हमें कहा गया है कि जब प्रोडक्शन 1,10,000 एंड अबव होगी
5 पैसे कॉस्ट गिर जाएगी। जब प्रोडक्शन 1,20,000 एंड अबव होगी 5 पैसे मजीद कॉस्ट गिर जाएगी। तो जनाब ये हमने प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रियल टर्म में लिया, तो मुझे यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म में मिल गया 5 रुपये, 5 रुपये, 5.05, 5.05, 5.1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम सालाना कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन है रियल टर्म में और हमने सवाल हल करने हैं नॉमिनल टर्म में। तो इसका मतलब हम पहले इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 पॉइंट, इन्फ्लेशन क्या जी, प्राइस की इन्फ्लेशन भी 3 है, इसकी भी इन्फ्लेशन 3 है, इसका मतलब इस पर हम 3% इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं। लीजिए जी इन्फ्लेशन ऐड कीजिए, ये फैक्टर बन जाएगा 1.03, ये बन जाएगा 1.03 रेज़ टू पावर 2, 1.03 रेज़ टू पावर 3, 1.03 रेज़ टू पावर 4, 1.03 रेज़ टू पावर 5। लीजिए जी यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मनी टर्म में 5.15 जी, ये कितना बना 5.30 जी, थर्ड ईयर 46, फिफ्थ ईयर 6, 3 एंड फिफ्थ ईयर 82, 8, 0। लीजिए जी ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है। अब मैं एनुअल सेल्स वॉल्यूम को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एनुअल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सालाना कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन। तो जनाब 5,15,000 सेकेंड ईयर, 5,56,500 थर्ड ईयर, 965 चौथा साल, 651 745 and the fifth year, 79990। लीजिए जी स्ट्रेटजी नंबर 1 के तहत हम सालाना कंट्रीब्यूशन कितना कमा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटजी नंबर 1 को फॉलो करें, मनी टर्म में सालाना कंट्रीब्यूशन हमारा क्या रहेगा जी बेटा? सॉरी बेटा आपने शायद नोट ठीक नहीं किया, मैंने तो ठीक लिखा, मैंने सेल प्राइस पर यूनिट रियल टर्म, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रियल टर्म, फिर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म पे आ गया, उसके बाद मैंने इन्फ्लेशन अप्लाई की। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं प्राइस पे अलहदा इन्फ्लेशन अप्लाई करूं, वेरिएबल कॉस्ट पे अलहदा इन्फ्लेशन अप्लाई करूं, फिर नेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे आ जाता। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन प्राइस की और वेरिएबल कॉस्ट की सेम है, चूंकि इन्फ्लेशन सेम है, आई कैन बी एफिशिएंट बाय अप्लाइंग इन्फ्लेशन जस्ट वंस। मैंने नेट करके एक ही दफा इन्फ्लेशन लगा दी। अगर प्राइस का इन्फ्लेशन कुछ और होता, वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट कुछ और होता, तो मुझे इस पे इन्फ्लेशन लहदा लगानी थी, इस पे लहदा लगानी थी। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि भाई ये रियल है, ये भी रियल है, ये कंट्रीब्यूशन पहले रियल में लिया, फिर इन्फ्लेशन अप्लाई की, अब मैंने कंट्रीब्यूशन मनी में ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल थी, मुझे ये ज़्यादा एफिशिएंट लगी, आई हैव सेव टाइम हियर। जी सालाना कंट्रीब्यूशन आ गया और हमसे कहा गया है पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन बताइए कहां पे मैक्सिमम है। तो इसका मतलब मुझे अब इन सालाना कंट्रीब्यूशन को डिस्काउंट करना है, तो डिस्काउंट के लिए मुझे नॉमिनल रेट चाहिए जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है 10%। तो जनाब इसकी प्रेजेंट वैल्यू लीजिए और फिर उसका सम लेके बता दीजिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। लीजिए जी कंप्लीट कीजिए इस डिस्काउंटिंग को और मुझे प्रेजेंट वैल्यू का सम बताइए, टोटल 5 साल के कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है। किसी स्टूडेंट को कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गई है तो कंप्लीट द क्वेश्चन
कंट्रीब्यूशन तक। जी बेटा 5.46 नहीं, कैसे बनता है, ज़रा मुझे कैलकुलेटर दिखा दो ये भाई। बेटा आपने 5.05 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शायद, 5.05 इंटू 1.03 रेज़ टू पावर 3 5.52 बनता है। जी ज़रा चेक कीजिए, गलती कर दिया कि बच्चा, कॉमन अगले सारे गलत होंगे क्योंकि आप क्या करते जा रहे हो यहाँ पे, समझिए कॉमन मिस्टेक है, हमसे इन्फ्लेशन डालते जो होती है। आपने 5 को बेस पकड़ लिया, इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 चलते जा रहे हो। यू डिड नॉट रियलाइज कि यहाँ पे बेस ही बदल गई है, इधर बेस बदल गई है, तो यहाँ पे 5.52 है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है 5.68 5.91। एज अ रिजल्ट ये वैल्यूज भी आपकी बदलेंगी। ये वैल्यू क्या है 608,580 553 बेटा इन्ने तो नहीं है पैर से पैन 6,57,000 534। जी आखिरी 361 लीजिए जी, प्रेजेंट वैल्यू लीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू अंडर स्ट्रेटेजी 1। पाँच साल लाइफ पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन हम अर्न करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बेटा बेहतर तो है कि आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल से यूज़ करें, बट वी हैव द ऑप्शन, आप फार्मूला, लेकिन आपको यहाँ फैक्टर लिखना है, यहाँ पे आपको फैक्टर लिखना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करके आगे चलना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच रहे होगे। दिस इज़ अ स्टेप। तो जब ये वैल्यू लिखनी है तो मुझे लगता है टेबल से देख के लिखना आसान रहता है। जी क्या आई वैल्यू 2280046। स्ट्रेटेजी नंबर 1 में टोटल कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू क्या रही? इसमें मैं फिर एक तवज्जो दिला दूं आपकी, मैंने प्राइस को रियल टर्म में लिया, वेरिएबल कॉस्ट को रियल टर्म में लिया, कंट्रीब्यूशन रियल टर्म में लाके एक ही दफ़ा इन्फ्लेशन अप्लाई की, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन कॉमन है। अगर प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन अलहदा होती तो मुझे प्राइस को अलहदा इन्फ्लेट करना था, वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा इन्फ्लेट करना था, और फिर मुझे कंट्रीब्यूशन मनी टर्म में लेके आना था। ये स्टेप मैंने जो सिंगल इन्फ्लेशन अप्लाई की है, इसकी जगह मुझे दोनों पे अलहदा इन्फ्लेशन अप्लाई करनी थी। सो जब हम इन्फ्लेशन
का रेट कॉमन है तो हम नेट वैल्यू पे एक ही दफा इन्फ्लेशन अप्लाई करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जनाब स्ट्रेटजी नंबर 1 के तहत कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब स्ट्रेटजी नंबर 2 के तहत हम ये वर्किंग रिपीट करेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 2 हमारे सामने है, उसके मुताबिक सेम फॉर्मेट हमें बनाना है। 5 साल इसकी भी 5 साल पे चलने हैं, तो 5 साल के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जी बेटा। मनी इन्फ्लेशन के रेट को हमने रियल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमने कैश फ्लोज को कंपाउंडिंग फार्मूला के वजह से मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट किया, और फिर मनी कैश फ्लोज को हमने डिस्काउंट किया है मनी डिस्काउंट रेट पे। अगर कैश फ्लोज रियल होते तो हम उसको रियल रेट पे डिस्काउंट करते। आपको फिशर फार्मूला समझाया गया था, उसमें बताया गया था कि ये फार्मूला रेट नेट नहीं होते, इनका रिलेशनशिप है 1 + m = 1 + r × 1 + i। इट इज नॉट सिंपली m = r + i। नेट नहीं होते रेट, इनका फिशर फार्मूला से रिलेशनशिप है। और उस रिलेशनशिप के मुताबिक हमने असूल पढ़ लिया कि भाई अगर हमें रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है तो रियल रेट यूज करेंगे, मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है तो मनी रेट यूज करेंगे। हमने फैसला करना है कि हमें कैश फ्लोज कौन से डिस्काउंट करने हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था। क्योंकि क्वेश्चन में 2 इन्फ्लेशन रेट इन्वॉल्व हैं, एक 3% है, एक 4% है। इन्फ्लेशन रेट एक से ज़्यादा हो तो हमें मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है, ठीक है। फिर नेटिंग नोटिंग कुछ नहीं होनी, 2 ही अप्रोचेज हैं, या रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो रियल रेट पे, या मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो मनी रेट पे, ठीक है। नो जी, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, अब इसको भी उसी पैटर्न पे हम शुरू करें तो सबसे पहले इसका सेल्स वॉल्यूम लेके आते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2 के तहत पहले साल सेल है 1,10,000 1,10,000 सेल है, और उसके बाद इसमें ग्रोथ कितनी है? 15% पर एनम, ग्रोथ एट 15% पर एनम। तो इसके हिसाब से सेकेंड ईयर की सेल्स 500, थर्ड ईयर 145,475, फोर्थ ईयर 296, फिफ्थ ईयर 192,391। ये जी हमारे पास सालाना सेल वॉल्यूम की फिगर आ गई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिए सवाल के रेफरेंस से, आल्दो इसमें एप्लीकेबल नहीं है लेकिन मैं आपको तवज्जो दिला दूं। इस क्वेश्चन में उसने यहां पे कहा हुआ है कि हम जो प्लांट लगा रहे हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 लाख तक है, मतलब 2 लाख से ज्यादा यूनिट हम बना नहीं सकते। तो अगर ये सेल्स ग्रो करते करते यहां पे 2 लाख से ज्यादा चले जाते हैं ना डिमांड, तो हमने इसको 2 लाख पे स्टॉप कर देना था, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स तो हम बेच नहीं सकते, हमारी ये प्लांट की कैपेसिटी ही 2 लाख है। तो इस पॉइंट की इंप्लीकेशन इस सवाल में तो नहीं आई, लेकिन आगे किसी सवाल में ये आ सकती है, बल्कि आएगी, यकीनन आएगी, कि हमें जब कैपेसिटी दे दी जाती है और साथ डिमांड में इजाफे की परसेंटेज बता दी जाती है, तो हमें ख्याल रखना है डिमांड बढ़ते बढ़ते कैपेसिटी से ज़्यादा हम नहीं मीट कर सकते। तो बहरहाल ये तो 2 लाख से नीचे रही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, स्ट्रेटजी 2 के तहत प्राइस, इसकी भी कहानी वही रखेंगे, प्राइस पर यूनिट लेंगे पहले रियल टर्म में, फिर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसमें से लेस करेंगे, वो भी रियल टर्म में। यहां से हमें मिलेगा फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.03 रेज़्ड पर n से, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मनी टर्म में आ जाएगा। यहां से फिर हम एनुअल कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, एंड देन डिस्काउंट फैक्टर उसी अंदाज में 10% का प्रेजेंट वैल्यू, और फिर सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सेम पैटर्न पे हमें सवाल को इसको बिल्ड करना है। तो मैं एक आध स्टेप पे आपको हेल्प आउट कर देता हूं, उसके बाद इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे, और मैं स्टेप आपको वेरिएबल कॉस्ट रियल टर्म, यहां तक मैं आपके साथ चलूंगा, आगे आप खुद लेकर चलेंगे। प्राइस पर यूनिट रियल टर्म में दूसरी स्ट्रेटजी कितनी है? 7।
रियल टर्म में तो हर साल प्राइस सेम रहेगी ना, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से असर आता है, वो हम बाद में देखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जब हम प्रोडक्शन 1,10,000 कर रहे हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 2.95। यहां से यहां तक जाते जाते 5 पैसे की और डिप, यहां से जहां तक जाते जाते 10 पैसे की डिप, यहां से यहां तक जाते जाते मजीद 10 पैसे की डिप, और यहां से यहां तक जाते जाते 15 पैसे की डिप, क्योंकि हर 10,000 के ऊपर 5 पैसे का फर्क पड़ रहा है ना। तो यहां से यहां तक जाते जाते 60s से हम 70s में गए, 80s में गए, 90s में गए। यहां पे तो 3 जंप्स लग गई हैं, 15 पैसे। यहां से जहां तक जाते जाते हम 50s में गए, 60s में गए, 2 जंप लग गई, 10 पैसे। यहां से यहां तक जाते जाते 30s में गए, 40s में गए, 2 जंप्स लग गई, 10 पैसे। यहां से यहां तक जाते जाते 10 से 20s में गए हैं, 5 पैसे की जंप। लीजिए जी, ये रियल टर्म में डाटा आपके पास आ गया है, इसको कंप्लीट कीजिए। शेयर दिस फिगर विद मी, मुझसे ये फिगर लेके आइए, क्या आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। कंप्लीट कीजिए टेबल को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन लाइए, शेयर कीजिए। किसी जगह कोई दिक्कत हो, गाइडेंस चाहिए हो, पूछिएगा। टेबुलर वर्किंग को प्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज यूज रूलर एज अ हैबिट। आप अपने रजिस्टर में एक छोटा सा 6 इंचेस का स्केल लेकर रख लीजिए, ताकि क्लासरूम में भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रूलर से आप लाइंस ड्रॉ करके टेबल में वर्किंग प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में बहुत अहम होती है। और अगर आप अभी रूलर यूज़ करने के आदी नहीं होंगे, क्लास एग्ज़ाम में जाके यूज़ करना चाहेंगे, तो इट विल स्लो योर स्पीड डाउन, आपकी वहाँ पे काम करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि अभी से आप अपनी प्रैक्टिस में इन चीज़ों को ले आइए। क्लासरूम में भी और घर पे भी यू शुड बी प्रेजेंटिंग, you should try to present solution in the format which you would like to use in exam.
जी क्या आ रही प्रेजेंट वैल्यू 2542,385. The part A was which of the sales strategy will result in higher present value of total contribution? So our answer is strategy 2. Strategy 2 से हमें contribution ज़्यादा मिल रहा है. जी कोई डिसएग्रीमेंट इस आंसर से? टू 2542,474. यकीनन आएगा क्योंकि टेबल में आपकी फिगर्स 3 डेसिमल पे राउंड ऑफ करके लिखी होती हैं और आप अगर कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट कर रहे हो तो यू मे मेक राउंडिंग ऑफ एरर्स और इफ़ यू आर नॉट डूइंग राउंडिंग ऑफ आप फुल फिगर को यूज़ कर रहे हो तो इन आइदर केस आपसे राउंडिंग ऑफ एरर हो जाए तो भी आपका आंसर बदल जाएगा और अगर राउंड ऑफ करते ही नहीं हो कैलकुलेटर पे वो 8 डेसिमल का फैक्टर आया उसको ही मल्टीप्लाई कर दिया कैश फ्लो से तो प्रेजेंट वैल्यू की फ़र्क आएगी तो डेफिनेटली फ़र्क आती है. बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल से 3 डेसिमल में फैक्टर्स यहाँ पे लिखिए उन फैक्टर से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इधर पहुँचिए. तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल को यूज़ करते हुए यहाँ आए हैं तो क्या ये आंसर ठीक है? जी ठीक है ये आंसर प्रेजेंट वैल्यू टेबल. बेटा आपने प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज़ किया 474 आप कह रहे हो प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स के साथ चल रहे हैं और 3 डेसिमल में उसमें फिगर लिखी होती है इनको यूज़ करें तो ये जनाब हमारे पास आंसर आ गया और हमारी स्ट्रेटजी नंबर 2 है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम. वी आर डन विद पार्ट ए. अच्छा जी पार्ट बी की तरफ चलते हैं. पार्ट बी में रिक्वायरमेंट है एवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. IRR मेथड से अब इसकी फिजिबिलिटी कीजिए. अच्छा जी फिजिबिलिटी करने के लिए तो हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं लेना होता ना, फिजिबिलिटी करने के लिए तो हमें सारे कैश फ्लो पूरे करने हैं. कौन कौन से? सारे इन्वेस्टिंग भी और सारे ऑपरेटिंग भी. तो क्या क्या चीज़ें हमारी इस पीवी कैलकुलेशन में नहीं आई? एक लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. क्या ये हमें अपनी फिजिबिलिटी कैलकुलेशन में इसको शामिल करना है? यस और नो? नो. व्हाई नो? दिस इज संक कॉस्ट, दिस इज इररिलेवेंट कॉस्ट. ये ऑलरेडी खर्चा हो चुका है. जब हम फिजिबिलिटी कर रहे हैं खर्चा हो चुका है. बेशक पेमेंट नहीं हुई लेकिन उस पेमेंट का ताल्लुक प्रोजेक्ट ना करने से नहीं है. इररिलेवेंट कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट करने या ना करने से इस पेमेंट पे असर नहीं पड़ता. दिस इज इररिलेवेंट. तो ये तो छोड़ दिया. फिर और कौन सी चीज़ है जो हमें शामिल करनी है अपने एनालिसिस में? तो वो जनाब एक है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द मशीन. कितनी है जी वो?
1.6 मिलियन और ये आ रही है जनाब ये, और दूसरी चीज़ रहती है जी फिक्स कॉस्ट जो कि है ये दो चीज़ें हैं ऑपरेशनल इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। रेजिडुअल वैल्यू तो कोई नहीं है इसकी, तो हमें फिजिबिलिटी करनी है, तो फिजिबिलिटी करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ले चुके हैं, कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसमें हमने फिक्स कॉस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनको भी क्लब करना है, और फिर जो टोटल कैश फ्लोज बनेंगे उनकी हमें IRR बनानी है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मेट अगर बनाएं, बल्कि मैं काम करता हूं कि मैं ये इस बोर्ड पे ले आता हूं ताकि हमारा जगह वो भी वही रहे, सॉल्यूशन हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेता हूं NPV बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है, लेकिन अब चूंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लेनी है तो ज़ीरो से कहानी शुरू होगी। ज़ीरो 1 2 अच्छा, टैक्सेस तो इस क्वेश्चन में वैसे ही इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बड़ा सिंपल सा ही सवाल रह गया आगे का। 0 1 2 3 4 5 और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कंट्रीब्यूशन है और एनुअल फिक्स कॉस्ट है। ये टोटल हमारे कैश फ्लोज यहाँ से पूरे होते हैं। यहाँ से आगे हम नेट कैश फ्लोज, और इसके बाद हमें IRR कैलकुलेट करनी है, तो हम डिस्काउंट फैक्टर ले लेंगे एक 5% का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, NPV ले लेंगे 5% की। इसके बाद दूसरा फैक्टर हम ले आएंगे से 15% का, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 15% की। तो जनाब यहाँ पे हमें दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। इन दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ को लेके हम इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करके IRR मेजर कर पाएंगे। ये जो हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ीरो में ली जाएगी, कितनी 1.6 मिलियन। एनुअल कंट्रीब्यूशन की फिगर आपने ऑलरेडी वर्कआउट यहाँ पे की भी है, ये फिगर आपके पास ऑलरेडी आ रही है। ये फिगर्स मुझे आप डिक्टेट करवा दीजिए ज़रा। तो स्ट्रेटजी नंबर 2 में पहले साल का कंट्रीब्यूशन 458,700, सेकेंड ईयर कंट्रीब्यूशन 550,275, थर्ड ईयर 667730, 6677, माय मिस्टेक, 667730 जी। नेक्स्ट 749 480 86 486 486 and the last one 992 फोर्थ ईयर का क्या है 809 717 713, फिफ्थ ईयर 738। लीजिए जी, ये सालाना कंट्रीब्यूशन हमारे पास हमने स्ट्रेटजी नंबर 2 से उठाए हैं। हमने स्ट्रेटजी 2 जो हमने बेस्ट स्ट्रेटजी समझी थी वहाँ से उठाए हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट हमें 1,10,000 गिवन है रियल टर्म में, लेकिन हमारे सारे कैश फ्लोज मनी टर्म में है ना, तो हमें उसको भी मनी टर्म बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगी, 1,10,000, इस पर इन्फ्लेशन कितने परसेंट है 1.04 रेज़ टू पावर n। लीजिए जी, वर्किंग भी मैं स्मार्टली यहीं पे वर्किंग प्रेजेंट कर दूंगा। एग्जाम में
हम जो इस तरह की स्मार्ट वर्किंग है हमें अलहदा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, इसके आगे अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब रेज़ टू पावर 1 करोगे तो पहले साल की कॉस्ट आ जाएगी, रेज़ टू पावर 1 करोगे तो पहले साल की कॉस्ट, रेज़ टू पावर 2 करोगे दूसरे साल की कॉस्ट एंड सो ऑन। तो पहले साल की कॉस्ट 114400 जी, सेकेंड ईयर 118976 जी, नेक्स्ट 735, नेक्स्ट 128,684 जी, लास्ट वन 133,832 लीजिए जी, कैश फ्लोज हमारे पास पूरे हैं। अब हमें इनको सम करने हैं, 5% पे डिस्काउंट करें, 15% पे डिस्काउंट करें और फिर इंटरपोलेशन से IRR मैयर करें। इनकी कंप्लीट कीजिए इस कैलकुलेशन को। IRR शेयर कीजिए मुझसे क्या है। हमसे कहा गया है प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना है हमें IRR, तो उसके लिए पहले हम IRR कैलकुलेट करेंगे, फिर एवेल्युएशन डिसीजन देंगे इसके ऊपर। तो कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर IRR, और किसी स्टेप में कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। मेक श्योर हर बच्चा हर कैलकुलेशन को फॉलो कर रहा हो, कॉन्सेप्चुअली भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे रूलर के बगैर चल रहे हैं। मेक श्योर कल से हर बच्चे के पास रूलर हो, क्योंकि अब हम सवाल कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस हमें साथ साथ करनी है। रूलर भी हो और कैलकुलेटर भी वो हो जो एग्ज़ाम में यूज़ करना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जो हमारी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेंगी। IRR के लिए रेट की सिलेक्शन में वी आर जनरली एट लिबर्टी, बट एज अ गाइडलाइन हमने ये सीखा हुआ है कि हम एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लोअर ले लेते हैं और एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हायर ले लेते हैं। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मनी कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हमने एक रेट 10% से नीचे 5% ले लिया और दूसरा रेट हमने 15% ले लिया। NPV at 5% निकाली किसी ने?
5% पे पॉजिटिव, 82284 पॉजिटिव, इसको वेरीफाई कीजिए और फिर 822843, एक डिजिट मिसिंग आप कह रहे हैं, 843, 822,843, %15 पे कैलकुलेट कीजिए। कोई डिसएग्रीमेंट हो तो बताइएगा। आप रजिस्टर्ड यूज़ कर रही, क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम में ऐसे करोगे? मैं बार बार एक जुमला बोल रहा हूँ, ट्राई टू प्रैक्टिस दोज एक्टिविटीज़ विच विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम, एंड प्रेजेंटेशन राइटिंग इज़ वन ऑफ दोज। %15 की NPV क्या आ रही है? 1,776 पॉजिटिव नेगेटिव? 1,999,777 पॉजिटिव? इट इज स्टिल पॉजिटिव। इसका मतलब IRR हैज़ टू बी ग्रेटर देन 15। और कितना IRR? ये बेटा IRR क्या आ रहा है? 13। IRR has to be greater than 15. 18.21। NPV जब 15% पे पॉजिटिव है, इसका मतलब IRR 15 से भी ज़्यादा है। और इंटरपोलेशन हमें बता रही है कि IRR 18.21 है, और हमारी रिक्वायरमेंट थी evaluate द इन्वेस्टमेंट। IRR की कैलकुलेशन पे हमारा जवाब ख़त्म नहीं होता। evaluate द इन्वेस्टमेंट का मतलब डिसीजन भी देना है। तो हम डिसीजन क्या लिखेंगे? व्हाट इज आवर डिसीजन? एज IRR is greater than cost of capital, project is feasible.
दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट बी। अक्सर बच्चे ये आखिरी आसान तरीन स्टेप होता है, फ्लो में भूल जाते हैं इसको लिखना। ऑलवेज मैं एडवाइस जनरली करता हूँ कि क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए, अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले रिक्वायरमेंट को एक बार फिर पढ़ लिया करो, जस्ट इंश्योर कि आपने सारी चीज़ें पूरी कर ली। उसने हमसे सिर्फ IRR कैलकुलेट करने को ही कहा था, उसने कहा था IRR की मदद से एवेल्युएट कीजिए प्रोजेक्ट को, मतलब हमें इस पर डिसीजन देना था फिजिबिलिटी के ऊपर। जी एनी क्वेश्चन? ये एक बेसिक सा सवाल था प्रोजेक्ट, एक पहले डिस्काउंटिंग को लेके पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन कहाँ पे मैक्सिमम है और दूसरा फिजिबिलिटी। इस पूरे सवाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ इन्फ्लेशन, हमने जो 3 ट्रीटमेंट सीखी थी, इन्फ्लेशन, वर्किंग कैपिटल, टैक्सेशन, उनमें से सिर्फ इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट हुआ। आगे चलेंगे तो अगले सवालों में हमें टैक्सेशन, वर्किंग कैपिटल सब कुछ मिलेगा, कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3। जी किसी जगह कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। है किया गया बेटा, पार्ट ए में वो हमसे पूछ रहा है 2 सेल्स स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे बताइए कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है। सारी बात, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो प्रोडक्ट की प्राइस सेट करना इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्रिटिकल स्टेप। 2 पॉसिबल स्ट्रेटजीज थी, उसने कहा जी पीवी ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे बताइए। रिक्वायरमेंट अगर हम दोबारा पढ़ें, सेल्स स्ट्रेटजी विच मैक्सिमाइजेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। तो दोनों सेल्स स्ट्रेटजीज पे हमने टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया ओवर द लाइफ, और दोनों सेल्स स्ट्रेटजीज में टोटल कंट्रीब्यूशन की पीवी ले ली। तो डिटरमिन द सेल्स स्ट्रेटजी विच मैक्सिमाइजेस। तो स्ट्रेटजी नंबर 2 हमने कहा जी अगर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, अगर शुरू करना है तो स्ट्रेटजी नंबर 2 लॉन्च करनी है। ठीक है, अब दूसरे सवाल में उसने पूछा अब ये बताओ प्रोजेक्ट शुरू भी करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो हमने कहा जी स्ट्रेटजी नंबर 2 से हमने चलना है, तो कंट्रीब्यूशन लिया स्ट्रेटजी 2 का, क्योंकि हम चलेंगे तो इससे चलेंगे ना, बाकी आइटम पूरी कर ली, इन्वेस्टिंग की भी और ऑपरेटिंग की भी, एंड देन वी डिड सिंपली अ फिजिबिलिटी, और हमने देखा प्रोजेक्ट फीजेबल है। तो अब हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि भाई प्रोजेक्ट फीजेबल है और हम स्ट्रेटजी 2 के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। दिस इज आवर ओवरऑल कंक्लूजन। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारे पास अगला है, उसको हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेट्स हैव अ लिटिल रीडिंग एंड देन डिस्कशन ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन बाय द वे हमने किया है, ये हमें ICAP के क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, लेकिन ये ICAP कि पास्ट पेपर्स कैफ में नहीं आया हुआ। ये शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ओरिजिनली तो मुझे पता है इस क्वेश्चन का ओरिजिन ACCA का पास्ट पेपर है, क्योंकि आज से मैं भी 18 साल पहले 15 साल पहले मैंने ACCA के बच्चों को ये पढ़ाया था, तो ये सवाल इनको करवाया हुआ है। आई डोंट रिकॉल करेक्टली कि ये CFAP में कहीं ये सवाल आया हुआ है कि नहीं। ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, अगर CFAP में आया भी था तो उसको यहाँ पे अडॉप्ट इसलिए किया गया आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, बट आई डोंट रिकॉल प्रिसाइजली कि ये CFAP में आया या नहीं आया, बट वन थिंग आई एम श्योर ये इसका ओरिजिन ACCA का पास पेपर है। बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वाले का ये स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन है, इसके साथ अटेम्प्ट लिखी हुई है, तो ये यकीनन कैफ का सवाल है, और इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए फिलहाल हम कवर अभी नहीं कर रहे, क्योंकि पार्ट ए जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस होगा, और ये एज इट इज़ वहाँ पे कवर हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट को हम कभी जाके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद देखोगे ना तो आपको पता होगा ये हेडिंग, यही हेडिंग हमने वहाँ पे कवर करनी है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी पार्ट को छोड़े हैं। हम पार्ट बी पे बात करते हैं, और पार्ट बी आप देख सकते हैं 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, और नॉर्मली हम इन्वेस्टर अप्रेजल में एक हैवी ड्यूटी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन ये 20 नंबर का है, जिसमें से इन्वेस्टर अप्रेजल का पार्ट 17 मार्क्स है। रिक्वायरमेंट क्या है जी इसकी? ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइज वेदर VL शुड इन्वेस्ट इन द अबव प्रोजेक्ट, assume that except stated otherwise all cash flows would arise at the end of the year। ये जुमला
बड़ा रेयरली एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखता है, लेकिन ये जुमला नहीं भी लिखा हुआ तो हम ऐसे ही चलते हैं। ये अंडरस्टूड होती है असम्पशन डीसीएफ में, ठीक है, कि कैश फ्लोज एनुअल इंटरवल्स पे हैं, साल के एंड पे आ रहे हैं, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। उसने कह दिया साल के शुरू में है तो ले लेना भाई। तो ये जुमला लिखा हो या ना लिखा हो, हर सवाल इसी असम्पशन के तहत हल होता है इन्वेस्टर अप्रेजल का। तो एनपीवी से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी हमें बनानी है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Valika Limited plans to introduce a new product AX which would be used in hybrid cars. Following information is available in this regard. Initial investment in the new plant including installation and commissioning is estimated at 50 million. The plant is expected to have a useful life of 4 years and would have an annual capacity of 2 लाख। ये वही जो मैंने पिछले सवाल में समझाया था ना, वो यहाँ पे इसकी अब इम्प्लीकेशन आनी है सवाल में। 2 लाख की कैपेसिटी है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा हम बेच नहीं पाएंगे, डिमांड जितनी मर्जी हो। द डिमांड ऑफ AX फॉर द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 180,000 विच वुड इंक्रीज बाय 10% per annum in year 2 and 3. However, in year 4 the demand is expected to decline by 10%. तो पहले साल 1,80,000, दूसरे साल 10% इजाफा, तीसरे साल फिर 10% इजाफा और चौथे साल 10% कमी। ये डिमांड की कहानी है, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी होगी। हम तो डिमांड में से उतना ही मीट कर पाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। डिमांड हम कैलकुलेट जरूर करेंगे, बट हमारी सेल्स सब्जेक्ट टू आवर कैपेसिटी होगी। The contribution margin for the first year is estimated at rupees 100 per unit, which is expected to increase by 5% each year. The new plant would be installed at VL's premises, which are presently rented out at 1.8 million per annum. As per terms of rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. Working capital of 10 million would be required at the commencement of the project. Working capital is expected to increase by 10% each year. The new plant would be depreciated at the rate of 25% per annum under reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा कि एग्जामिनर ने बताया कि भाई डेप्रिसिएशन का 25% रेट है, टैक्स डेप्रिसिएशन भी सेम है, मतलब एक ही डेप्रिसिएशन रेट उसने दे दिया। उसने कहा जी काउंटिंग भी यही है, डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन भी यही है। लेकिन हमें क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो कह सकता है काउंटिंग डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस है, टैक्स डेप्रिसिएशन से स्ट्रेट लाइन है, 2 डिफरेंट रेट्स दिए जाएंगे। तो हमने कौन सा टैक्स डेप्रिसिएशन, हमारे लिए रेलेवेंट टैक्स डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम तो डेप्रिसिएशन की मदद से टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए रेलेवेंट टैक्स डेप्रिसिएशन होगी। बहरहाल द residual value of the plant at the end of the life is expected to be equal to its carrying value. Okay, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है जो हमने इससे पिछली इलस्ट्रेशन में अभी तक कवर नहीं की। रेजिडुअल वैल्यू हमें दी नहीं हुई, उसने कहा खुद कैलकुलेट कर लेना। VL कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, टैक्स रेट इज 30% एंड इज पेड इन द ईयर इन विच टैक्स लायबिलिटी अराइजेज। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी आ रही है, इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी आ रहा है, इस क्वेश्चन में टैक्सेशन भी आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को तो डिस्कस बाद में कर लेंगे, मैं सिर्फ एक इन्फ्लेशन के सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन के सिनेरियो में क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मली 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक था पिछला केस जो हमने लाड़काना में देखा, और एक है ये केस। लाड़काना में और इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन से डील करने में डिफरेंस जो है बड़ा ऑब्वियस है, और ये दोनों तरीके हमें एग्जाम में दिए जाते हैं। मैं इस डिफरेंस को सिर्फ हाईलाइट करता हूं आपके लिए कि 2 पॉसिबल मेथड एग्जामिनर हमें इन्फ्लेशन के कैसे टेस्ट करता है। एक तरीका जैसे लाड़काना में कहा गया था कि करंट, बल्कि हम कहते हैं प्राइस पर यूनिट करंट टर्म्स से ₹10 है, और हमें कहा गया है इन्फ्लेशन इज 5% पर एनम। अगर हमें एक है सवाल इस अंदाज में दिया जाए तो इसके मुताबिक फिर मनी टर्म में जो प्राइस होगी ना वो ईयर 1 की क्या होगी, 10 × 1.05, ईयर 2 की क्या होगी, 10 × 1.05 रेज़्ड टू पावर 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही
दिस इज सिनेरियो नंबर 1 कि भी प्राइस पर यूनिट करंट टर्म में 10 रुपए है, इन्फ्लेशन 5% पर एनम है, और अगर हमें मनी टर्म में प्राइस चाहिए तो हम इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन जो कि इस सवाल में नजर आ रही है, प्राइस पर यूनिट इन द फर्स्ट ईयर 10 रुपीज है और इन्फ्लेशन इसके बाद 5% पर एनम है। अब यहां जो पॉइंट नोट करने का है कि उसने यहां पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है, यहां पे उसने बताया हुआ ये प्राइस है करंट टर्म में, आज के हिसाब से 10 रुपए प्राइस है। यहां पे उसने ऐसी बात नहीं की, उसने कहा जी पहले साल की प्राइस 10 रुपए। जब किसी कैश फ्लो के साथ ये नहीं लिखा हुआ कि वो रियल है या नॉमिनल है, तो इट इज अंडरस्टूड वो नॉमिनल है। ये मनी, ये पहले साल की प्राइस है जिसमें इन्फ्लेशन डल चुकी है। तो अब अगर इस डाटा के मुताबिक मैंने मनी टर्म प्राइसेस लेनी है तो मनी टर्म प्राइसेस जो मेरी आएंगी ईयर 1 की 10 ही रहेगी, ईयर 2 की 10 इंटू 1.05। यहां पे था रेज़ टू पावर 2 लग गया था, लेकिन यहां पे ईयर 2 में रेज़ टू पावर 2 नहीं लगना। ये फर्क है। दो तरह की प्रेजेंटेशन आती हैं, एक हमें डाटा एग्जामिनर कहता है पहले साल की प्राइस करंट टर्म में ये है, दूसरा है वो कहता है पहले साल की प्राइस ये है। पहले साल, बल्कि इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर करंट टर्म में, और प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ वो आपके सामने है। फर्स्ट ईयर प्राइस करंट टर्म में है तो मनी टर्म में पहले साल की प्राइस इन्फ्लेशन के साथ लगेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर की प्राइस है तो ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन के साथ है, इसमें पहले साल की इन्फ्लेशन डाल चुकी है। सेकंड ईयर के लिए आपको एक इन्फ्लेशन बस ऐड करनी है। अब रेज़ टू पावर 2 नहीं लगाना, रेज़ टू पावर 2 का मतलब 2 इन्फ्लेशन ऐड करो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 10 से आगे एक इन्फ्लेशन डालेंगे तो ये 2 की प्राइस आ जाएगी एंड सो ऑन। तो हमने जो पिछला लाड़काना का सवाल किया था उसमें प्राइस भी, वेरिएबल कॉस्ट भी सब करंट टर्म में थी, तो हमें अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर की जब मनी वैल्यू बनानी पड़ी हमें उस पर 1 साल की इन्फ्लेशन डालनी पड़ी, सेकंड ईयर की मनी वैल्यू बनानी थी 2 साल की इन्फ्लेशन डालनी पड़ी एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में उसने हमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसमें कहा जी फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज एस्टिमेटेड एट 10 रुपीज 100 रुपीज पर यूनिट, साथ उसने रियल टर्म का वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब ये मनी टर्म में है। ये पहले साल का कंट्रीब्यूशन मनी टर्म में 100 रुपए है, उसके बाद सेकंड ईयर का लेना है तो 5% इन्फ्लेशन डाल दो, थर्ड ईयर का लेना है तो एक और इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमें ये सवाल भी, इसमें इन्फ्लेशन आ रही है 5%, आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पे है, फिर इसी तरह वर्किंग कैपिटल पे भी इसने इन्फ्लेशन लगाई हुई है 10%, यहां पे कहीं पे लिखा हुआ है ये 10% वर्किंग कैपिटल पे भी है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, कंपनी इज लायबल टू पे टैक्सेस। कंपनी जब टैक्सेस पे कर रही है तो हमें नॉमिनल अप्रोच पे जाना है, मतलब हमारे सारे कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड होने चाहिए। तो उसमें फर्स्ट ईयर की वैल्यूज उसने हमें जो दी हैं वो इन्फ्लेटेड है, ऑनवर्ड हमें इन्फ्लेशन डालनी पड़ेगी, हम उसको एडजस्ट करेंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करके ही हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। तो इस सवाल को इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कल। मैंने सिर्फ आपको इन्फ्लेशन के जो 2 आस्पेक्ट हैं, 2 तरीके हैं एग्जामिनर के टेस्ट करने के लिए, वो आपसे शेयर कर ली हैं। कल इंशाअल्लाह इस सवाल पर डिस्कशन करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।